आज देश को आजाद हुए पूरे 76 साल हो चुके हैं। अभी एक महीना पहले ही 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। क्या है आजादी? वही आजादी जिसमें हम खुलकर सांस ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, अपनी मर्जी का धर्म अपना सकते हैं। इसी को हम आजादी कहते हैं। आजादी को दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। अंग्रेजों के सख्त कानूनों का पालन किया है, अंग्रेजों की लाठियां खाई हैं, यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक दे दी है इस आजादी को दिलाने के लिए, जो आज और आप और हम महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे आजादी के क्रांतिकारियों ने हमें आजादी दिलाई, जिनमें बहुत सारे नाम निकल कर आते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने नाम हमें आज भी याद हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस जी। ऐसे बहुत सारे महान नाम हैं जो शायद हमारे दिमाग में आज तक हैं। इन नामों में एक नाम ऐसा भी है जिनको शायद देश ने वो इज्जत नहीं दी जिनका वो असलियत में हकदार थे। हमें बचपन से लेकर आज तक हमें किताबों में भर भर कर महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ाया गया है, उनकी योजनाओं के बारे में पढ़ाया गया है कि कैसे उन्होंने देश को आजाद कराया। लेकिन हमें बचपन से लेकर आज तक ना ही किताबों में ना ही कहीं और से इन क्रांतिवीर जिनका मैं अभी आपको नाम बताऊंगा, इनके बारे में सुनने को बहुत कम मिला है हमें। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने इस देश को आजाद कराने के लिए 50 साल जिनको सजा मिली थी काला पानी की। आप सही सोच रहे हैं, मैं नाम बताऊंगा, उनका नाम है वीर सावरकर जी। वीर सावरकर जी जो अक्सर राजनीति का ऐसा गंदा शिकार रहे हैं कि उनके बारे में इतने अपशब्द बोले गए हैं जो आप और हम अपने क्रांतिवीरों के बारे में सुनना भी नहीं पसंद करते। हमारे बहुत सारे राजनेता वीर सावरकर जी को अंग्रेजों का दलाल कहते हैं, उन्हें माफी वीर कहते हैं, और ये बात वो कहीं छुपकर इंटरव्यू में नहीं कहते, वो खुले आम पब्लिक के सामने ये बातें बोलते हैं। शायद आप और हम ऐसा अपने क्रांतिवीरों के बारे में कभी नहीं सुन सकते, और सुने भी क्यों? ऐसा उनके पूर्वजों ने ऐसा क्या कर दिया कि देश उनको याद रखे। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। वक्त था 1947, जब देश को आजाद कराने के लिए अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, देश की आजादी, कि कैसे भी करके अंग्रेजों के इस बुरे दौर से भारत को निकाला जाए और कैसे इस भारत को आजाद किया जाए। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखूंगा जिसके सुनने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको आखिर वीर सावरकर जी का वो बलिदान याद करना चाहिए, वो समर्पण याद करना चाहिए जो उन्होंने देश के लिए किया, या सिर्फ उनकी एक माफी जो उन्होंने जेल में रहते हुए मांगी थी। ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है। वीर सावरकर जी 1906 में लंदन में अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर रहे थे। वहां पर उन्होंने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय छात्रों को प्रेरित किया और पहली बार उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा। 21 दिसंबर 1909 को नासिक में विजयानंद थिएटर में एक नाटक हो रहा था, शारदा नामक, जिसको देखने के लिए उस टाइम पे मुंबई के जो कलेक्टर थे जिनका नाम जैक्सन था, वो वहां पर आए हुए थे। लेकिन तभी 18 साल का एक नौजवान जिसका नाम था अनंत लक्ष्मण, वो वहां पर पहुंचते हैं और जैक्सन के सीने में 4 धड़ाधड़ गोलियां उतार देते हैं, जिससे जैक्सन की मौके पर मौत हो जाती है। अब जैक्सन की जो अनंत लक्ष्मण की जो पिस्टल थी, जब उसकी जैक्सन की मर्डर का वहां पर जांच हुई तो पता चला कि अनंत लक्ष्मण के पास जो पिस्टल है वो उसको लंदन से किसी क्रांतिवीर ने उसको भेजी है वो। अब ये जैक्सन की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चलती है, जिसमें वीर सावरकर जी का नाम सबसे पहले आता है, और वीर सावरकर जी को वहां लंदन में पुलिस उनको पकड़ लेती है और उन्हें भारत वापस लाया जाता है, और अंडमान निकोबार की जेल में उन्हें 25-25 साल की 2 सजाएं दी जाती है। अब यहाँ से वीर सावरकर की जेल की यात्रा शुरू होती है। वीर सावरकर जी को 25-25 साल की 2 सजाएं दी जाती है, जो बहुत ही भयानक होती है। वीर सावरकर जी को कोल्हू के बैल की तरह वहां पर काम करवाया जाता है, उन्हें हरदम बेड़ियों में रखा जाता है, वहां पर उन्हें 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता है। हथकड़ियां पहने उन्हें सोच जाने के लिए बोला जाता है। कई बार तो जो उनकी कोठरी होती थी, जहाँ पे जेल होता है, वहां पे कोठरी थी उनकी, उन्हीं में उनको मल मूत्र त्यागने के लिए बोला जाता है। उनकी कोठरी से मल और मूत्र की बदबू आती थी। काला पानी की सजा इतनी भयानक थी, और ऊपर से अंग्रेज
खाने में कई बार कान खजूरे या कॉकरोच डाल देते थे। और जब उनकी शिकायत लेकर जब अंग्रेजों के पास जाया जाता था तो अंग्रेज कहते थे इट्स वेरी टेस्टी। करीब 1.5 महीना इतनी भयानक यातना सहने के बाद फर्स्ट टाइम वीर सावरकर जी ने अपनी पहली मर्सी पिटीशन दाखिल की, और ऐसा ही 10 सालों में लगभग 6 बार उन्होंने मर्सी पिटीशन दाखिल की। कुछ जानकार मानते हैं कि ये उनकी एक चाल थी कि शायद मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं लेकिन अंदर रहकर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और बाहर निकलकर शायद मैं देश के लिए कुछ कर पाऊं। और फाइनली 1921 को वीर सावरकर जी को जेल से बाहर निकाला गया। लेकिन उन अंग्रेजों की एक शर्त थी कि अगर आप किसी भी आंदोलन में भाग लेते हुए पाए गए या फिर किसी ऐसी गतिविधि में पाए गए जिससे अंग्रेजों को खतरा है, तो आपको दोबारा से ये सजा फिर से दी जाएगी। लेकिन अगर आपको शहर से बाहर भी जाना है तो वहां पर जिला कलेक्टर की परमिशन के बिना आप कहीं भी शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं। सावरकर जी को अनाप शनाप बोलने वाले जरा मुझे एक दिन नॉर्मल जेल में ही बिताकर दिखा दे। काला पानी की सजा तो बहुत दूर की बात है, शायद वो एक दिन भी ये सजा नहीं भुगत पाएंगे जो सावरकर जी 10 सालों तक भुगतते रहे। आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको 300 साल तक गुलाम बनाया था, लेकिन जब शुरू में वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, उन्होंने सूरत में, कोलकाता में बहुत सारी जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां जमा दी थी। मतलब काफी सालों तक उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां वहां पर जमा दी थी। जब 1686 को उनको ये लगा कि हम तो बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब हमें भारत में कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है, तो उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया था, एक लड़ाई छेड़ दी थी। लेकिन जल्द ही उनको इस बात का एहसास हो गया था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि उस टाइम पर मुगलों का जो किंग था और पूरे भारत का जो किंग था वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया था, और करीब जब अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ तो वो 2 साल तक औरंगजेब से माफिया मांगते रहे थे। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि औरंगजेब से अंग्रेज जो थे औरंगजेब से डर गए थे? क्योंकि उसका रिजल्ट 200 साल बाद, 200 साल की गुलामी से हमें पता चलता है कि अंग्रेज डरे नहीं थे, बल्कि उनकी एक चाल थी माफी मांगना। ऐसा ही आपको एक और उदाहरण बताता हूं मैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा। मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ने के लिए आता था, बहुत बार वो हार कर वापस गया है और माफी मांग कर गया है। पृथ्वीराज चौहान से उसको माफ कर देते थे और मोहम्मद गोरी अपना माफी लेकर वापस चला जाता था, लेकिन वो दोबारा हमला करता था। जब उससे किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप जाते हैं, हारते हैं और माफी मांगकर वापस आ जाते हैं, तो मोहम्मद गोरी कहता था कि ये एक मेरी चाल है जिससे मैं दोबारा से दुगनी तैयारी के साथ आ सकूं। और आपको पता ही है कि मोहम्मद गोरी ने एक टाइम पर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो क्या ये मोहम्मद गोरी डर गए थे? नहीं, ये उनकी एक चाल थी कि कैसे पृथ्वीराज चौहान को हराया जाए। सेम सावरकर जी के साथ भी हुआ था। मुझे ऐसा लगता है सावरकर जी को बुरा भला बोलने वाले ज्यादातर उनकी हिंदूवादी सोच से ज्यादा प्रेरित लगते हैं, कि उनकी हिंदुओं को लेकर जो विचार थे उनके, कि सिंध से लेकर हिमालय तक हर कोई हिंदू है। इस देश में रहने वाला हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सारे हिंदू ही हैं, उनके पूर्वज हिंदू ही हैं। एक तरफ बीजेपी है जो उनके द्वारा दी गए विचारों को अपना आदर्श मानती है, और दूसरी ओर कांग्रेस है जो इनकी बातों का कड़ा विरोध करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप वीर सावरकर जी को देश का सच्चा सपूत और देश के प्रति अपनी समर्पण की भावना जो उन्होंने देश के लिए किया उसको मानते हैं, तो मुझे कमेंट में वंदे भारत जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य।